पिछले क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग को 41 से देखना है और 41 से लेके फिर हम लोग आज 20-25 क्वेश्चन देखेंगे ताकि इसको पूरा कंप्लीट कर सके। और अगर इस यूनिट को सही तरीके से पूरा पढ़ा जाए, 70-75 क्वेश्चन एक एक यूनिट में दिया हुआ है, तो अच्छा खासा आपका कमांड बढ़ेगा और आप अच्छा खासा इसमें नॉलेज जनरेट कर पाओगे। टेस्ट में जब एग्जाम होगा फाइनली 2024 के लिए, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। इस चारों में से कौन सा ऐसा फीचर्स है जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंटेड करने के लिए बोला गया है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। अंडरस्टैबिलिटी, रिलीवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। अगर हम बहुत मतलब ये है कि हम अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कट प्रेजेंट करेंगे, साफ सुथरा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे बना के, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एकदम साफ सुथरा प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें से आपको क्या फायदा होगा? समझने में सुविधा होगा। क्या होगा? अगर बहुत अच्छे से रहेगा तो अंडरस्टैबल रहेगा ना, आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, अंडरस्टैबिलिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि अगर हमारे पास सही से कोई अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दे, सही से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब सही से बना के दे दे, तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, नीचे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट एसेट। इसमें कौन करेंट एसेट है? तो फर्नीचर फिक्स एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, ट्रक फिक्स एसेट है। कौन करेंट एसेट है? बैंक हमारा करेंट एसेट है। बैंक हमारा क्या है? करेंट एसेट्स है। याद रहेगा। 43 बोलता है फाइनल अकाउंट इंक्लूड। फाइनल अकाउंट में कौन कौन चीज शामिल होता है? तो फाइनल अकाउंट में आप पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों ना पढ़े होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। फाइनल अकाउंट में तीन ही अकाउंट आता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। अब लिखा है लेखांकन की विशेषता है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, यस। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन, ये भी अकाउंटिंग के अंदर आता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। कहीं कोई दिक्कत है? एक चीज शायद आप लोग अभी तक गौर नहीं किए कि जब भी ऑल ऑफ दीज रहता है ना, तो ऑल ऑफ दीज ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में ऑल ऑफ दीज देखे तो कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है, मार देना, ऐसा नहीं करना है। चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? बोलता है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन? रिकॉर्ड, बोलता है रिकॉर्डिंग, क्या लिख दिया है? रिकॉर्डेटिव फंक्शन। अच्छा ठीक है, वही रिकॉर्डिंग फंक्शन। इंटरप्रेटिव फंक्शन, कम्युनिकेटिव फंक्शन या ऑल ऑफ दीज? बताओ अभी क्या बताए थे? हाँ, तुम लोग ऑल ऑफ दीज ही मारेगा। सही है, ऑल ऑफ दीज। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, इसमें होगा। कोई दिक्कत है? तीनों का तीनों काम करेंगे, ऑल ऑफ दीज। लेकिन हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछ रहा है ना, तो ये दोनों काम आप हटा दीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अंदर हम लोग को रिकॉर्डिंग फंक्शन ही होना चाहिए, पहला ही मारिए इसमें। इसमें क्या मारेंगे? ये अकाउंटिंग के अंदर सारा काम करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ कौन सा काम होता है? रिकॉर्डिंग का काम होता है। तो ये करिए, ज़्यादा अच्छा है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को क्या करता है? हेल्प्स करता है। किस में? इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, इन कंट्रोल फंक्शन, इन प्लानिंग फंक्शन। किस में? मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में उस मदद करता है। उसके बाद लिखा है लेखांकन चक्र में शामिल है। अकाउंटिंग साइकिल हम आपको पढ़ा चुके थे। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता था? तो अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग क्या करते थे? जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सारा ना समझाए थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस भी पढ़ाए थे। यहाँ नहीं पूछ रहा है, लेकिन फाइनल अकाउंट भी बताए थे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। 47 का डी होगा। कहीं कोई दिक्कत है? 47 का क्या होगा? डी। 48 में क्या पूछ रहा है? देखिए, 47 का होगा डी। 48 पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। तो ऑल ऑफ दीज। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है ट्रेड पेबल।
और ट्रेड रिसीवेबल बोलता है तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ते, ये वाला सही हो जाता। ट्रेड रिसीवेबल बोलता है तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को क्या करते हैं, जोड़ देते। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। एन इकोनॉमिक इवेंट, इसमें से कौन इकोनॉमिक इवेंट है? इकोनॉमिक इवेंट मतलब किस में लेन देन हो रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहला बोलता है परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इकोनॉमिक इवेंट है। पैसा आए या जाए, इकोनॉमिक इवेंट है। परचेज ऑफ मशीनरी तीसरा है, ये हो गया, तीसरा हो गया परचेज ऑफ गुड्स हो गया। अच्छा माल का बिक्री है, सेल ऑफ गुड्स, माल अगर बेच देंगे तो भी तो इकोनॉमी का मतलब है कि पैसा आना चाहिए बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि हम किसी को मदद किए, किसी को हेल्प किए, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? किसी को थैंक यू बोल दिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई गिर गया और उठा दिए तो उठाते सब लो 50 रुपया, ऐसा नहीं करते। मदद में कभी भी इकोनॉमिक नहीं होता है। अब 51 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है। लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी, मतलब निवेश की गई नगद, पैसे, सामान और संपत्ति को क्या कहते हैं? मतलब है बिजनेस चलाने के लिए मालिक बिजनेस में कैश लगाता है, गुड्स लगाता है, एसेट लगाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑनर जो लगाता है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कोई दिक्कत है? ऑनर जो कुछ भी लगाता है, चाहे कैश के फॉर्म में लगाए, चाहे एसेट्स के फॉर्म में लगाए, चाहे गुड्स के फॉर्म में लगाए, उसको क्या बोलते हैं? द थिंग्स विच इज परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस, जिस सामान को खरीदा और बेचा जाता है बिजनेस में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये सब पढ़ने के बाद याद हो जाएगा कि नहीं? वर्ष के अंत में बचा हुआ बिना बिका हुआ माल क्या कहलाता है? मतलब अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट इन द एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के लास्ट में अगर कोई सामान बिकने से बच जाता है तो जो बचे हुए स्टॉक को हम कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और उसी को अगले साल कौन सा स्टॉक बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजेक्शन, जब हम नगद में लेन देन करते हैं तो कुछ रिलीफ दे देते हैं, जाओ कम दे देना। अब एक 915 रुपये का बिल बना और 900 रुपये बोले ठीक है जाइए 900 रुपये दे दीजिए, तो इसको कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे? कैश पेमेंट के समय कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। याद रहेगा सबको। द पर्सन या फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और द सर्विसेज रिसीव्ड इन कॉल्ड, बोलता है वह व्यक्ति या फर्म या संस्था जो खरीदी गई वस्तु का प्राप्त सेवाओं के लिए नगद मूल्य का भुगतान नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? मालिक बोलते नहीं देता है। सो आप हमारे पास ट्यूशन पढ़ लिया और आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो मेरे लिए आप क्या है, क्या है? देनदार हैं। क्या है? जो पैसा नहीं देता उसको डेटर बोलते हैं। बस बात समझ गया? जो नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। हम आपके लिए क्रेडिटर हैं, आप मेरे लिए क्या है? डेटर्स है। उधार सामान खरीद लीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, मालिक बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएंगे? डेटर। आपसे पैसा लेंगे ना जी, आज नहीं दीजिएगा कल दीजिएगा, देनदार हैं आप। तो जो जो ध्यान रखना, जो व्यक्ति या जो बिजनेस, जो कंपनी हमसे माल उधार खरीद ले या उधार सेवा ले ले और पैसा नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देनदार बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। याद रहेगा। डेटर होता है जो खा के पैसा नहीं दिया उसको। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापारी लेन देन नहीं है? ध्यान देना, इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? सबसे पहला लिखा है व्यवसाय के लिए 20,000 का मशीन खरीदा, बिजनेस का लेन देन है ना जी, बिजनेस के लिए खरीद रहे तो। कर्मचारियों के लिए वेतन का भुगतान किया, ये भी बिजनेस का है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाउट ऑफ मशीनरी और ₹20,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तीसरा है अपने निजी बैंक खाते से बेटे के फी का 10,000 भुगतान किया। अपना बैंक खाता से निकाला तो बिजनेस में कहाँ आएगा वो? बिजनेस से निकालता तब कहा जाता। अपना खाता से निकालेगा तो बिजनेस में चढ़ा देंगे उसको। वो अपना खाता से जो करे, तो इसका मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन नहीं है? सी वाला बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने खाते से कुछ भी करे उससे बिजनेस में कोई लेना देना नहीं होगा। अब हो रहा है कि विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बता चुके थे आपको पहले भी। सबसे लास्ट कौन होता है? कम्युनिकेशन। आया था ना क्वेश्चन, तो इसका सी होगा। बिना किसी भौतिक अस्तित्व के लिए लेकिन मूल्य रखने वाली दीर्घकालीन संपत्ति को क्या कहते हैं? यानी ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन जो बेचा जा सकता है, उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? फिक्स एसेट, करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट या इनटेंजिबल?
इंटेंजिबल, जिसके अंदर आता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसको बेचा जा सकता है। तो बोलता है कि लॉन्ग टर्म एसेट है, यानी लंबा 1 साल से ज़्यादा समय का एसेट है, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका वास्तविक रूप नहीं है, बट पोसेशन ऑफ वैल्यू आर कॉल्ड, जिसके अंदर कोई वैल्यू है, जिसके अंदर मूल्य है, जिसको बेचा जा सकता है, उस एसेट को कौन सा एसेट बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्ति। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, बार बार तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं, अकाउंटिंग का काम है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है? ए होगा। बार बार तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन है? बार बार वही है। सूचना की प्रक्रिया के रूप में अगर हम बात करें तो लेखांकन का अंतिम चरण कौन है? वे संपत्ति जिन्हें कम अवधि यानी 1 साल से कम समय के लिए आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जाता है उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? करेंट एसेट। 1 साल से कम समय में जिसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? करेंट एसेट। कॉपीराइट, पेटेंट और गुडविल किसका एग्जाम्पल है? इंटेंजिबल का एग्जाम्पल, इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल है। अमूर्त संपत्ति, ये सब दिखाई नहीं देता, ये सब लेकिन बेचा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन इसमें है जिसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे? सेल ऑफ गुड्स, माल बेचेंगे तो लिखते थे ना। पेमेंट ऑफ सैलरी लिखते थे। आप क्वालिटी ऑफ स्टाफ कहीं लिखते थे? लेन देन कहाँ हुआ, लेकिन परचेज ऑफ मशीन तो लिखेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ नहीं लिखा जाता है। आगे लिखा है व्यवसायी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए निकाली गई राशि। एक बिजनेसमैन अपने प्रयोग के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग, आहरण। आगे लिखा है लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी। देखो ये भी दोबारा पूछ दिया क्वेश्चन, अभी तो बताया था ना कि लाभ कमाने के लिए मालिक अगर बिजनेस में नगद लगाए, सामान लगाए या संपत्ति लगाए उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये भी वही है। एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, कौन सा एसेट होगा? करेंट एसेट है। तो खत्म हो गया ये। लेखांकन के बाह्य उपयोगकर्ता, ये सब बता चुके हैं। बताओ एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, बैंक, ट्रेड यूनियन, पब्लिक या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज, सब ना एक्सटर्नल है। विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडोप्टेड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगाता है। कौन सा फॉर्म लगाता है? फाइनेंशियल अकाउंट। जितने बिजनेसमैन होते हैं सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील विटाल फैक्ट्स, बोलता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए खातों में हेर फेर किया जा सकता है। ये लेखांकन की कौन सी सीमा है? अगर हम अकाउंटिंग का लिमिटेशन की बात करें तो कौन सा लिमिटेशन ऐसा है जिसमें ऐसा होता है कि क्या किया जा रहा है? लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए काम किया जा रहा है। तो पहला है लेखांकन पूर्णतः सटीक नहीं है। लेखांकन में विंडो ड्रेसिंग होता है। लेखांकन मूल्य स्तर परिवर्तन को अनदेखा करता है। लेखांकन गुणात्मक तत्वों को की उपेक्षा करता है। इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। और इधर है अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस और अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बताइए इसमें कौन सा होगा? बी सही होगा। क्यों बी सही होगा? अच्छा आंसर देख लिया तुम लोग यहाँ पे। क्यों बी बताओ, जो बच्चा बी बोल रहा है क्यों? सब कुछ कमी है, सबका सब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। आप लोग को लिखवाए हुए कि लेखांकन का सीमा क्या है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें सारा का सारा लिमिटेशन है। बोलता है देखिए पहला लिमिटेशन अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होता है। लेकिन ये जो है ना विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है दिखावटी लेन देन। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दिखावटी लेन देन। जो रियल में ट्रांजेक्शन नहीं उसको भी दिखा देते हैं। जैसे हम अगर बिजनेसमैन है अपने यहाँ अकाउंटिंग करते हैं तो टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करता है? उसके पास स्टाफ काम कर रहा है 15, और स्टाफ को कैसे देगा पैसा जानते हो? कैश में किलो, किसी को 8,000 किसी को 10,000, और रसीद काटेगा घर आके 25,000 का, और रसीद काट के फाड़ के फेंक देगा और कार्बन कॉपी अपने पास रखेगा। वो फाड़ के इसलिए फेंकेगा ताकि बता सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखिए हम रसीद काट के वर्कर को दे दिए और ये मेरे पास कार्बन कॉपी है। और वर्कर को कितना मिल रहा है? 8,000। वो कैश मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, और 25,000 का रसीद काट रहा है। इसका मतलब एक वर्कर को 25,000 रुपये खर्चा घटा रहा है और दे रहा है सिर्फ कितना? 10,000 12,000 दे रहा है। तो 25,000 अगर खर्चा घटाएगा 4 वर्कर का तो कितना गड़बड़ किया? तो वो क्या है? ये दिखावटी ना है। उसके बाद दान का रसीद झूठ झूठ का दिखाएगा, हम उस मंदिर में इतना दान किए, उस मंदिर में इतना दान किए। देखिएगा जो चंदा वाला दान होता है ना वो लोग बहुत मांगेगा, लाओ ना काट दो, काटो जी 1.5 लाख का काट दो, टेंशन क्या ले लें।
वो 1.5 लाख का कटवा लिया और देगा उसको 11,000। ये 1100 दे देगा तो 11,000 तो बहुत है, 1100 देगा जाके और 1.5 लाख का रसीद अपने पास। कुछ लोग तो ऐसे तिगड़म लगाते हैं कि मंदिर का रसीदे छपवा लिया है, अपने घर में 6 मंदिर का रसीद छपवा लिया, काउंटर फाइल छपवा लेता है, 500 रुपये में मिल जाता है, छपवा लिया, मुहर वुहर सब रख लिया, बस इनकम टैक्स देने की बारी आएगा तो लिखेगा 21,000 और अपने रिसीविंग मारेगा, ठप्पा मारेगा, हो गया, और फाड़ के रख लेगा, दिखाएगा सरकार को, सर हम इतना मंदिर में दान दिए, हमको टैक्स में छूट दीजिए। तो ये इसको बोलते हैं दिखावटी लेन देन। क्या बोलते हैं? ये ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है बट इसको दिखाया जा रहा है। बात समझ गए? ये आपको भी सिखाया जाता है कि ट्रांजेक्शन, लेकिन गलत नहीं करना कभी जीवन में। ये गलत करने वाले को पकड़ने के लिए सिखाया जाता है कि ऐसा बहुत लोग करता है, चंद दान की ज़्यादा रसीद काट देगा, ज़्यादा रुपये का, सैलरी कम दिखाएगा, खर्चा कम दिखाएगा। अच्छा, गया है ससुराल गाड़ी से, अब पेट्रोल का खर्चा बिजनेस में दिखा देगा कि हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेज, हम लोग गए थे मार्केटिंग के टूर से तो वहाँ पे इतना खर्चा हो गया। अब सरकार क्या करे, वो लिख दिया पेट्रोल एक्सपेंसेज तो अलाउ कर दिया, ठीक है भाई अब तुम बिजनेस के ख्याल से गए। हम लोग देखो, हम अगर कहीं भी जाएंगे, हमारा जो भी पेट्रोल का खर्च होगा हम उसको सीधा माइनस कर लेते हैं अपने इनकम में, चाहे हम पर्सनल काम से कहीं नहीं गए, हम सीधा लिख देते हैं कि हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है। हम कहीं मार्केटिंग के लिए जाएंगे तो गाड़ी से ना जाएंगे, तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्च बिजनेस, ये जो खर्चा हो रहा है मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, वो बिजनेस के लिए हो रहा है, तो बिजनेस में तो इसको माइनस कर सकते हैं ना, तो हमारा सारा पेट्रोल का खर्चा उसमें माइनस हो जाता है, हम सारा इनकम टैक्स में माइनस कर देते हैं जितना पेट्रोल भरा है साल भर में। अपने काम से भी जाते हैं तो भी वो कर देते हैं क्योंकि हम लोग मार्केटिंग पर्पज से जाते हैं, हाँ या नहीं? तो ये चीज़ बताया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पड़ गया और ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन जब खंगाल के निकालेगा तो हम लोग से तो नहीं निकाल सकेगा, बाकी बिजनेसमैन से निकालेगा, क्योंकि वो लोग चतुर नहीं होता। हम लोग तो इसको जानते हैं, इसको सिखाते हैं, और हमारा पढ़ा हुआ बच्चा उधर जाता है तो हम तो उतना तिगड़म लेके चले कि हमको किसी तरह का कोई कमज़ोर नस छोड़े ही नहीं। वो कहीं कुछ कर ले, हमसे जानकारी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो कानून की कमजोरी है हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इसमें गलत बात नहीं कोई, अब ये गलत नहीं, अगर सरकार कानून बनाई उसमें कोई कमजोरी है, उस कमजोरी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, इसको कोर्ट भी सही बोलता है। लेकिन जो जिसको पता ही नहीं और गलत कर देता है वो विंडो ड्रेसिंग करता है, दिखावटी लेन देन, जो लेन देन हुआ ही नहीं उसको दिखाता है। तो यही बात, ये कमी है अकाउंटिंग का कि विंडो ड्रेसिंग करता है ये लोग, ठीक है, दिखावटी लेन देन को दिखाता है, इसलिए बी सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सी था प्राइस लेवल चेंजेस। क्या होता है प्राइस लेवल चेंजेस? क्या होता है प्राइस लेवल चेंजेस? का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग अभी जो हम लोग करते हैं ना बाबू लोग, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर करते हैं, जबकि होना चाहिए प्रेजेंट कॉस्ट पर। समझिएगा, 1 अप्रैल को हम 1 लाख का माल खरीदे और 31 मार्च को नहीं बिका है माल, खरीदे साल में नहीं बिका, तो नहीं बिका तो इसका कितना वैल्यू 31 मार्च को होना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख पर ही दिखाएंगे या मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे? हम लोग 1 लाख पर ही दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट जितना लागत है बस यही दिखाते हैं 1 लाख। हम 31 मार्च को भी 1 लाख का दिखाएंगे, जबकि गलत है। 31 मार्च को हो सकता है इसका प्राइस वैल्यू बढ़ा होगा। हम लोग जानते हैं समय बीतने के साथ पैसे का मूल्य बढ़ता है, मालूम है? घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। समय के साथ प्राइस लेवल चेंज होता है, समय बीतने के साथ पैसे का मूल्य बढ़ता है। फिर से समझना, समय बीतने के साथ पैसे का मूल्य क्या होता है, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम उल्टा बोल दिए, समय बीतने के साथ पैसे का मूल्य घटता है, वही हमको लगा कि उल्टा बोल रहे हैं। समय बीतने के साथ हमेशा पैसे का मूल्य क्या होता है, घटता है। अब तुम लोग लगेगा ऐसा कैसे हो गया, पैसे का मूल्य हमेशा घटता है और हम घटे हुए मूल्य पर ना दिखा रहे, हम 1 लाख दिखा दिए, जो कि सही नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, आपके दादाजी के पास 1990 में अगर 10,000 रुपया होगा तो अपने आप को रईस समझते होंगे गांव का। आज वही दादाजी हैं, वही 10,000 हैं, आज अपने आप को सबसे गरीब समझते होंगे। ऐसा क्या हो गया, वो 10,000 का वैल्यू आज 100 रुपये के बराबर नहीं, वैल्यू ही घट गया मार्केट में। आप सब बोलते हैं महंगाई बढ़ गया, महंगाई है ही नहीं कुछ। जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उस बोलता है महंगाई कुछ है ही नहीं, महंगाई कुछ ही होता है जी। और तुम लोग ऐसा कैसे सर, पेट्रोल महंगा हो रहा है? बोले पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, तुम्हारा रुपया सस्ता हो रहा है। अब इस गेम को समझोगे तो समझ में आएगा कि महंगाई शब्द ही नहीं है। अब जो अनपढ़ है उसको तो कुछ बुझे भी नहीं, कर तो समझेगा कि क्या हुआ कि मोदी जी, हाँ, कि ज्यादा बारिश हो रहा है, कौन कौन जिम्मेवार है? बोले मोदी जिम्मेवार है ना? यही ना होता है जी, तो कुछ भी हुआ तो मोदी जी।
ये समस्या है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, उसको मालूम है कि बरसात ज़्यादा हो रहा है तो वही करा रहा है, मोदी करा रहा है। कोई दिक्कत है? कहीं कुछ हो जाए तो वही करेगा। ये बताइए, अब यहाँ इस चीज़ को समझना है, महंगाई है ही नहीं कुछ, पैसे का वैल्यू घट गया। पहले 100 रुपये में पेट्रोल, बोलता है कि पहले 40 रुपये में पेट्रोल मिलता था 1 लीटर। तो भैया जो 40 रुपये का पहले वैल्यू था ना, अभी 100 रुपये का वैल्यू 40 रुपये के बराबर है। इसीलिए तब तो महंगाई कहाँ है बताओ? पहले 40 रुपये मिलता था, अभी भी 40 रुपये मिल रहा है। बस हुआ क्या है कि आपका पैसा का वैल्यू घट के जो 100 रुपये का नोट दिख रहा है ना, इसका आंतरिक मूल्य, इंटरनल वैल्यू 40 रुपया है। इसलिए आपको 100 रुपये का नोट देना पड़ रहा है, लेकिन दे तो आप 40 रुपये रहे हैं। भले जा रहा है तुमको 100 रुपये दिख रहा है, लेकिन 100 रुपये आज 40 रुपये के बराबर है, मालूम होना चाहिए। पहले 40 रुपये कमाने में दिन भर लगता था आदमी को, आज दिन भर में आदमी 400 रुपये कमाता है। इसको ध्यान नहीं दे रहे हो। अब बोलते महंगाई बढ़ गया, अरे इनकम बढ़ा उसका कोई ठिकाना नहीं। अभी 40 रुपये में तुम खटो, हम तुमको 40 रुपये में सब कुछ दे देंगे। सरकार बोलेगी तुम 40 रुपये में काम करो। पहले तुमको सैलरी मिलता था, कितना सरकारी नौकरी मिलता था? 12,000 सर। बोलो अभी भी 12,000 देते हैं हम, 40 रुपये पेट्रोल देंगे तुमको, तभी चाहिए 1,20,000। तुम्हारा इनकम 10 गुना, तो हम तो 10 गुना बढ़ेबो नहीं किए हैं। 40 रुपया से 100 रुपया हुआ है, तो हम तो 2.5 गुना बढ़ाए हैं। और तुम्हारा इनकम कितना बढ़ा है? 10 गुना। तो इनकम साइड में ध्यान नहीं जाता है, इधर ध्यान जाता है। मतलब तुम ये चाहते हो कि 1 रुपया केजी आलू बिके, 1 रुपया केजी टमाटर बिके, क्या मजा आ जाता ना? 1 रुपया लीटर पेट्रोल बिके, एकदम मजा आ जाता। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर खान। हाँ, मजा आ जाता नहीं 1 रुपये में? मर जाओगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस दिन 1 रुपया केजी बिकना शुरू होगा ना, सब कुछ मर जाओगे। अब बोले ऐसे सर कौन बात बोलते हैं उल्टा पलटा? खाए बगैर मर जाओगे, 1 रुपया रहेगा तो 1 रुपया केजी में खाए बगैर मर जाओगे। अभी बुझेबे नहीं करे लोग को कैसे कैसे होगा, ये तो गेम उल्टा बता रहे हैं। हाँ, अब हम किसान हैं भैया, मेरा उत्पादन लागत लगेगा 8 रुपये पर केजी। टमाटर लगाएं, टमाटर लगाने में 1 केजी में मेरा 7 रुपया लागत पड़ता है, और हमको बेचना पड़ेगा 1 रुपया में। तो हम इस साल तो कर लिए बर्दाश्त करके, अगले साल खेती करेंगे। और जब कोई खेती नहीं करेगा तो पैसा खाओगे? पैसा खाओगे? पैसा घास खाना पड़ेगा। करोड़ों रुपया पॉकेट में है, कुछ है ये नहीं, उत्पादन ही नहीं कोई कर रहा है। कपड़ा बनाने वाला काहे का कपड़ा बनाएंगे? 1 रुपया में शर्ट खरीदता है जी, हम कहाँ बनाएंगे? हमारा लागत पड़ रहा है 150 और खरीदता है 1 रुपया में, नहीं बनाएंगे भैया। हम भी खरीदबे नहीं करें, बनेबे नहीं करें, सब फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद। क्या होगा? पैसा का मोटरसाइकिल बनाना, पैसा पे चढ़ना, पैसा का कपड़ा बनाना, पैसा पहनना, जिंदगी बेरंग हो जाएगी। तब समझ में आएगा कि नहीं नहीं, सस्ता सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए याद रखना बाबू कि पढ़ने वाले जो बच्चे इकोनॉमिक्स के होते हैं, उनका ये साफ मानना है कि इकोनॉमी में कभी महंगाई आती ही नहीं है। पैसे का वैल्यू चेंज होता है, जिसके कारण हमको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। आप इस बात को जरूर देखते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल हो गया, लेकिन इस बात को कभी नहीं देखते हैं कि आज से 10 साल पहले आपके पापा कितना कमाते थे और आज कितना कमा रहे हैं। इस बात को आप नहीं ध्यान देते हैं। जबकि इकोनॉमी दो पहलू को ध्यान देता है, दो एस्पेक्ट को ध्यान देता है कि अगर इनकम आपको बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अगर खर्चा नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्योंकि खर्चा नहीं बढ़ेगा इसका मतलब समझ रहे हो, सब सस्ता खरीदोगे आप, तो जो बेचने वाला पागल है। मतलब आप सरकारी नौकरी में है तो आपका इनकम बढ़ते जाए, आप गाड़ी चलाते तो आपका इनकम बढ़ते जा रहा है। किसान बेचारा अभी 2 रुपये केजी मूली और टमाटर बेचते रहे, किसान का इनकम ना बढ़े, क्योंकि उसका बेटा तो किसाने बनेगा। ऐसा सोचते हैं आप। इकोनॉमी में कभी ग्रोथ नहीं हो सकता, इकोनॉमी में दोनों तरफ से ग्रोथ होता है। इसलिए सरकार कभी भी, कोई सरकार दुनिया में आ जाए, महंगाई को नहीं रोक सकती। कोई आ जाए, जो जो बोलता है सब झूठ बोल रहा है। कोई भी आ जाए महंगाई को नहीं रोक सकता, क्योंकि महंगाई इकोनॉमी के साथ चलने वाला सिचुएशन, कोई नहीं रोक सकता इसको। कोई कुछ कर ले, रुक ही नहीं सकता महंगाई। जैसे इनकम बढ़ेगा खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ा और खर्चा ना बढ़ा तो सब आलतू फालतू काम करने लगेगा। हाँ या नहीं? देख लेना, जिस आदमी का इनकम बढ़ा और खर्चा कम बढ़ा, वो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, ड्रग्स करेगा, 5 गो गाड़ी खरीद के रखेगा, बर्बादी का कारण। और जिसका इनकम बढ़ा और खर्चा भी बढ़ गया तो उसको बोलो कि एक गाड़ी खरीदना, तो मुश्किल से एक खरीदेगा, ओकरो भी रोज पहुँचते रहेगा। पेट्रोल डालेगा उतने तो जितना चलना है, उससे ज़्यादा नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करता है लाइफ में। तो बताइए, कॉम्प्रोमाइज़ जरूरी है कि खूब पैसा जरूरी है? कॉम्प्रोमाइज़ जरूरी। खूब पैसा रहेगा पागल जैसे काम करेगा, वो आलतू फालतू काम करेगा। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा
ना दिखे। अगर ज़्यादा रहेगा ना तो खींच लेगी सरकार कि ज़्यादा है, रुको बताते हैं, उछल रहा है तुम, कैसे खींचेगी? इंटरेस्ट, हाँ, मैं पहला तो लोन का रेट बढ़ा देगी कि जितना लोग लोन लिया है सबका रेट बढ़ा दो, तो उधर खींचा गया 2-4 हज़ार रुपया। मान लिया 3% महंगा कर दिया, तो हम लोग लोन पे का ईएमआई पे कर रहे हैं, 4-5 हज़ार ज़्यादा बच रहा है हाथ में, सरकार उधर से 3-4 हज़ार खींच ली लोन में, ज़्यादा लोन जाने लगा है नहीं? जो ज़्यादा गाड़ी चलाता है उसका डीजल पेट्रोल से खींच लो, जो सोना खरीदता है सोना में टैक्स बढ़ा दो, सब जगह सरकार बोलती है महंगाई कर दो, देखो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं सोना हुआ महंगा, कितना सरकार महंगाई कर दिया, आसमान छू लिया महंगाई, और आपका इनकम जमीन पे है। ये डिफरेंस है, सोच का अंतर है, सोचिएगा तो कुछ भी महंगाई इस दुनिया में नहीं है। कोई दिक्कत है? महंगाई उसके लिए है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ नहीं करता है, बैठा हुआ इंसान है, जो 16 घंटा अगर इस देश में काम नहीं कर रहा है उसके लिए महंगाई है, और जो 16 घंटा काम कर रहा है कंटिन्यूस उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। 16 घंटा हर दिन काम करना चाहिए। जापान के लोगों से सीखिए, 95 साल में वहाँ का बूढ़ा आदमी काम करता है कि हम अपना जीवन तो जी लिए। अच्छा, 95 साल में काहे का काम करता है? वो अपने देश के लिए, कि देश हमको इतना कुछ दिया, हमको आइडेंटिटी दिया। अभी आपको भारत देश क्या दिया है? एक पहचान दिया है जिसको आधार कार्ड बोलते हैं। देश आपको इतना कुछ दे रहा है, आप देश को क्या दे रहे हैं? वो जापान का आदमी 95 साल में, 70 साल के बाद वही सोचता है कि हम अपने देश को कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कमा के हम देश को दे देंगे, नहीं, हम कमाएंगे अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर हम कमाएंगे तो हमारा कमाई से इकोनॉमी ग्रो होगा कि नहीं? हम पैसा कमा रहे तो हम देश को नहीं दे रहे, हम टैक्स दे रहे खाली बस। ऐसा नहीं कि हम गरीब आदमी को बांट दे रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम जो ईमानदारी से मेरे टैक्स बनता हूँ दे देते हैं, और कुछ नहीं कर रहे। हम अपने ग्रोथ के लिए काम करें, लेकिन मेरे ग्रोथ के लिए अगर काम हो रहा है तो उससे देश को फायदा हो रहा है कि नहीं? देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इकोनॉमी हमारा, ये हो रहा है। हमारे देश में क्या सिस्टम है कि 40 से 45 50 साल का अगर आदमी हो जाता है, फिर अब बोलेगा अब क्या करना है नौकरी में जी, 10 साल नौकरी और बचल है, उसके बाद हरिद्वार चारों धाम घूमेंगे, बाल बच्चा अपना जो करना है करेगा, अब हमारा जिंदगी हो गया। वो 60 साल में उसका यही सोच है। अब 60 साल में अगर वो रिटायर कर जाता है ना, अपने एफिशिएंसी को यूज नहीं कर पाता, तो 70 से 80 होते होते चला जाता है। और जो व्यक्ति अपने एफिशिएंसी को यूज करता है वो पूरा 80-90 साल तक टिकता है। इसलिए एफिशिएंसी को यूज करना जरूरी है। जो व्यक्ति देखेगा एफिशिएंसी यूज नहीं कर रहा, जो बैठ गया, उसी दिन खत्म हो गया। और जो काम कर ही रहा है वो आज तक टिका हुआ है, 70-80 साल के बाद भी वो आदमी फिट है जो काम कंटिन्यूस कर रहा है। इसलिए हम लोग का सोच अलग है, जिसके कारण हम लोग जल्दी चल बसते हैं, और जापान के लोग जो है वो 80-90 प्लस कर देते हैं। कोई दिक्कत है? तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले यूनिट में। अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया है, ये अपने अपने निपट लो। क्या लिखा है? किसी विशेष दिन पर व्यवसाय में ना बिका हुआ माल क्या कहलाता है? जो जो सामान नहीं बिकता उसको क्या बोलते हैं?